Welcome to our YouTube exploration of one of the most hauntingly significant landmarks in India's struggle for independence, the Cellular Jail. Join us as we delve into the history, architecture and stories that makes this prison a symbol of resilience and sacrifice. यहाँ के आइसोलेटेड सेल से लेकर आज़ादी के सिपाहियों की सिसकियों तक तैयार हो जाइए इतिहास के रास्तों में सफ़र करने के लिए और सेलुलर जेल के दीवारों के अंदर छिपे अनकहे किस्से खुद से खोलें। इस जेल को हिस्ट्री का अब तक का सबसे डार्केस्ट चैप्टर बोला जाता है। दिस इज़ सेलुलर जेल, जिसे काला पानी की सज़ा भी बोलते हैं। और ये जेल बिल्ट हुआ था बस एक ही मोटिव से कि उन फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर करना जो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। सेलुलर जेल एक मैसिव 3 स्टोरीड स्ट्रक्चर है जिसकी 7 विंग्स हैं। इसका आर्किटेक्चर वॉज कंसेप्चुलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट सिस्टम थ्योरी। यहाँ 700 सेल इस तरीके से बनाए थे कि कोई किसी से बात ना कर सके, एंड दैट्स व्हाई द नेम सेलुलर जेल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द सॉलिटरी सेल्स। ये जेल पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है विद द बाउंड्रीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ दूर दूर तक बस समंदर है। किसी भी प्रिजनर के लिए यहाँ से भाग पाना आसान नहीं था, और अगर वो निकलना भी चाहे तो इस समुंदर में डूब जाते। बिल्कुल छोटे छोटे सेल 15 बाय 8 फीट के। यही वो जगह है जहाँ पीएम मोदी ने आके मेडिटेट किया और उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई। और उन वीरों में से एक थे विनायक दामोदर सावरकर, जो न सिर्फ इस जेल से बरे हुए बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ ह्यूज वे फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। हर शाम यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइट एंड साउंड शो होता है जिसे आप सेलुलर जेल की पूरी कहानी जान सकते हैं, कैसे उसे बनवाया गया और यहाँ कितने दर्दनाक हादसे हुए, जिसकी टिकट आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। और अब मैं वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ लाइट एंड साउंड शो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा हूं, उन तमाम लोगों की जो पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी। किस्मत आजमाने को निकले जहाजी हर तरह के लोग यहाँ आते रहे।
18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहां लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर यह कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती। कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद दिखता है। मिस्टर बर्ड, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। Yes, indeed. Just look how beautiful. जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता है। योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जाती थी, जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले होंगे। हर खंड में 3 मंजिलें बनाई जानी थी और 7 खंड में कुल मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होना था। और काम होता रहा। दीवारें उठनी शुरू हो गई। आखिरकार 10 साल बाद सन 1906 में यह विशालकाय जेल तैयार हुआ और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। हाँ, सच कहते हो। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेलुलर जेल का जेलर डेविड बेरी। जयोस्तु ते जयोस्तु ते जयोस्तु ते जयोस्तु
उल्हासकर की सारी तकलीफ का जेलर डेविड बेरी पर कोई असर नहीं हुआ। उल्हासकर के जाने के सावरकर, तू भी पागलपन का बहाना करेगा क्या? तुम्हारे बाद मिस्टर बेरी। अच्छा। हाँ, जिस तरह के अत्याचार तुम कर रहे हो उनसे कोई भी आदमी पागल हो सकता है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बंदियों को छोड़ दो। आखिरी हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़तालों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, मगर ऐसे मामलों से जेलर बेरी और उसके अमले के रवैये में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मई 1933 को कैदियों ने फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़ताल करने वालों में सरदार भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह भी शामिल थे। हड़ताल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खुराक दी जाने लगी तो महावीर सिंह ने ताकतवर विरोध किया। जालिमों, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मर सकते हैं पर छुपकर नहीं रह सकते। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें दूध पिलाने का। जो जमादार, पकड़ो इसे। इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन ये खबर छिपी नहीं रह सकी। जब लोगों को पता चला तो देश भर में विरोध की भीषण लहर फैल गई। इन्हीं हालात में सन 1937 के संवैधानिक सुधार लागू किए गए और कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल कायम किए। स्वाधीनता की तरफ बढ़ते कदमों में तेजी लाने के लिए अंडमान के सेलुलर जेल के बंदियों ने भी आवाज बुलंद की। बंदियों की रिहाई, स्वदेश वापसी और राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं हासिल करने की मांग को लेकर 24 जुलाई 1937 को सेलुलर जेल के कैदियों ने सामूहिक अनशन शुरू किया। इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेलुलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूं। आप सब हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें। हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को अपना बना लिया है। वंदे मातरम। 36 दिन के संघर्ष के बाद एक बार फिर बंदियों की जीत हुई। नतीजे के तौर पर सितंबर 1937 से सेलुलर जेल के कैदियों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई। दौर शुरू होने वाला था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ 3 साल रहा, लेकिन इस अरसे में ही उन्होंने काफी जुल्म ढाए। हर आदमी उनकी नजर में अंग्रेजों का जासूस था। हर रोज खेतों से, दूर दराज के गांव देहात से दसियों लोग पकड़े जाते और मौत के घाट उतार दिए जाते। अगस्त
अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहां झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहां दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन्मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ी